नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे नियाग्रा जलप्रपात से। नियाग्रा जलप्रपात बम चक्रवात के कारण आंशिक रूप से जम गया है। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ चलिए नियाग्रा जलप्रपात के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर अवस्थित है जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसीलिए ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर अवस्थित है। दोनों ही देशों में ये जलप्रपात अवस्थित है। इसका कुछ भाग अमेरिका में अवस्थित है और कुछ भाग कनाडा में अवस्थित है। ये तो हो गई पहली बात जो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से संबंधित कुछ और बातें हम लोग करेंगे इस क्षेत्र से संबंधित। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है इसके बारे में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के बीच में अवस्थित है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये इरी और ओंटारियो नामक दो झीलें हैं। इन्हीं झीलों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है क्योंकि जो नियाग्रा नदी है इरी नदी से निकलकर ओंटारियो झील में गिरती है और इस बीच नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के बीच में अवस्थित है। तो ओंटारियो और इरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। इसके बाद कुछ फैक्ट और याद रखिए कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर अमेरिका और कनाडा का, यहाँ पर 5 बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। महान झीलों के नाम से ये जाना जाता है, इसीलिए अमेरिका के इस क्षेत्र को ग्रेट लेक्स रीजन भी कहा जाता है। तो हम इन 5 झीलों के बारे में इनका नाम जान लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। इसी मैप का देखिए थोड़ा यहाँ पर एनलार्ज मैप है। इन झीलों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, उसके बाद मिशिगन झील, इसके बाद ह्यूरोन झील और फिर इरी झील और ओंटारियो झील। फिर इसी ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है लॉरेंस नदी जो कि अंध महासागर में जाके आगे गिर जाती है। ये देखिए अंध महासागर है यहाँ पर अंध महासागर है और ये लॉरेंस की नदी है। और उसके बाद ओंटारियो झील है, फिर इरी झील है, फिर ह्यूरोन झील है, फिर मिशिगन झील है और फिर सुपीरियर झील है। तो इस तरह से ये सारे झील आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप अंध महासागर से शुरू करते हैं तो नाव के जरिए इन लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि आप शिप के जरिए लॉरेंस नदी में आएंगे, फिर ओंटारियो झील में आएंगे और ऐसे 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 करते हुए आप सुपीरियर झील तक यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हो गया इस क्षेत्र से संबंधित। लेकिन यहाँ पर एक आप लोग कोड याद रखिए जिससे आपको ये याद करने में सहायता होगी कि कौन सी झील पश्चिम में है, कौन सी झील पूरब में है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया। इनमें से कुछ झीलों का नाम दिया गया और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करना था या पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करना था। तो इसके लिए आप एक कोड याद रखिए एलॉन, ALONE, एलॉन। यहाँ पर ए से मतलब हो जाएगा एटलांटिक ओशन, एल से हो जाएगा लॉरेंस नदी, ये जो आप देख रहे हैं लॉरेंस नदी, ओ से हो जाएगा ओंटारियो झील, एन से हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात और ई से हो जाएगा इरी झील। एलॉन याद रखिए। इसके बाद याद रखिए हूँ, एलॉन हूँ से हो जाएगा ह्यूरोन झील। उसके बाद याद रखिए मिस, MIS, MI से हो जाएगा मिशिगन झील और S से हो जाएगा सुपीरियर झील। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए एलॉन हूँ मिस। एलॉन का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो अकेला, अकेला हूँ मिस। ये आप याद रखिए। मान लीजिए कोई मोहतरमा है, उन्होंने आपसे पूछा कि कैसे हो, तो आप कह रहे हैं एलॉन हूँ मिस, अकेला हूँ मिस। इसके जरिए आप पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप अंध महासागर से चलते हैं इस झीलों की तरफ तो आप क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। अंध महासागर हो जाएगा, लॉरेंस की नदी हो जाएगी, ओंटारियो झील हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात, इरी झील, उसके बाद हुरोन झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील। तो ये इनका क्रम हो गया। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लेक मिशिगन किस देश में अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन 5 झीलों में से केवल यही एक झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है और सारी जितने भी झीलें हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में अवस्थित हैं, आधा आधा। आप ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन बना हुआ है इस तरह से, जो डॉटेड लाइन है यही दोनों देशों की सीमा रेखा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा नियाग्रा और उससे संबंधित आसपास की चीज़ें। इस मैप में भी देखिए यहाँ पर ये नियाग्रा जलप्रपात दिख रहा है जो कि इरी और ओंटारियो के बीच में अवस्थित है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव 2022 से संबंधित। बेपोर केरल में अवस्थित एक बंदरगाह है और यहीं पे ही
अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। बस केवल आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। इतना केवल याद रखना है। अब केरल की बात हुई तो यहाँ से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि केरल का जो ये तट है, केरल के इस तट को मालाबार तट कहते हैं या इसे ही मसाला तट भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप सबसे पहले ध्यान रखिए। मालाबार तट के पश्चिम में यहाँ पर लक्षद्वीप सागर है। ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप सागर है, जो कि अरब महासागर का ही पार्ट है। ये लक्षद्वीप सागर है। और इस मालाबार तट के पूरब में यहाँ पहाड़ियाँ हैं। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का यहाँ पर कुछ लोकल नाम भी है, जिनमें से आप ये याद रखिए, इसे कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये हैं इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इलायची का उत्पादन किया जाता है। ये जो पूरे के पूरे पहाड़ हैं ये अपने इलायची की कृषि के लिए फेमस है। इलायची का यहाँ उत्पादन होता है, तो इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसके साथ ही साथ पूरब में ही आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, ये दर्रा है। पहाड़ों के बीच में बहुत ही फेमस दर्रा है जिसे पालघाट का दर्रा कहते हैं। तो ये पालघाट आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया केरल से संबंधित। अथिरापिल्ली जलप्रपात अगर आपसे पूछे कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी केरल में अवस्थित है, ये आप याद रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत में चीतों की आबादी वाला एकमात्र नेशनल पार्क है, ये फैक्ट याद रखिएगा। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनमें से 3 नर और 5 मादा थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत इन्हें लाया गया था। और ये कूनो नेशनल पार्क इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जो चीते हैं अभी तक इन्हें पिंजड़े में, यानी एक संरक्षित क्षेत्र था, बहुत बड़ा बाड़ा था, उन्हीं बाड़ों में ये अभी तक थे। अब इन्हें फरवरी में, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन्हें फरवरी में पूरे कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। ये स्वतंत्र रूप से वहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं, अपना शिकार कर सकते हैं, और जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसकी ये लोग शुरुआत कर सकते हैं, ये चीते। तो इसीलिए कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर चर्चा में है, ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ के कुछ और जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संचय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जितने भी ये हैं ये इंपॉर्टेंट है। यही इतने ही संरक्षित क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। इनमें से ये वाले जिनमें मैं सर्कल कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर यहाँ के तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, केवल इसे छोड़ दीजिए। घुघुआ जुआस्म पांक ये बहुत कम पूछा गया है एग्जामों में, कहीं नहीं पूछा गया है, तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। इसके बाद प्रहरी मोबाइल ऐप की अगर बात करें तो इससे केवल आपको इतना याद रखना है कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में इस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो अपने व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, जैसे आवास से संबंधित जानकारी हो गई, उनके पेंशन से संबंधित जानकारी हो गई, उन्हें अवकाश चाहिए उससे संबंधित जानकारी हो गई, उन सब के बारे में इस प्रहरी मोबाइल ऐप में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस केवल आपको इतना याद रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अब बीएसएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ के जो इस समय महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं। और बीएसएफ जो है ये एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसे कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऐसे बल होते हैं भारत के जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इन्हें रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देशित नहीं किया जाता, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बल गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं और ये आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। भारत में इस समय 7 सीएपीएफ बल हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये 7 हैं। पहला असम राइफल, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। ये 7 हैं जो सीएपीएफ कैटेगरी के तहत आते हैं और ये सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। इसमें से जो बीएसएफ है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर कार्यरत है, उसके निगरानी कर रहा है। बी से बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश से आप लिंक कर लीजिए पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर ये फोर्स काम कर रही है। और अगर आईटीबीपी की बात करें तो ये तिब्बत यानी चीन और उसके साथ साथ नेपाल, चीन और नेपाल की सीमा पर ये तैनात है।
CISF की अगर बात करें तो ये जितने भी उद्योग होते हैं वहाँ पर ये कार्यरत होती है उनकी रक्षा के लिए। जैसे मेट्रो जो है, जब आप मेट्रो में जाएंगे तो वहाँ पर CISF के ही जवान उसकी सुरक्षा करते हुए आपको दिखाई देंगे। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें और SSB, ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। CRPF जो होता है, जब कहीं दंगे उंगे होते हैं तब ये फोर्स आती है। तो ये कुछ फोर्स हैं। BSF के सहारे हमने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के बारे में जाना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। ये रिकॉर्ड 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। बात इजराइल की हुई है तो ये देख लेते हैं मैप में। इजराइल जो है पश्चिम एशिया का बहुत छोटा सा देश है। यहाँ पे आप ये भूरे कलर में देख रहे हैं जो सफ़ेद के साथ साथ, ये आपका है इजराइल, और ये जो सफ़ेद कलर देख रहे हैं ये है फ़लस्तीन। ये दोनों देश हैं, आपस में मिले हुए हैं, झगड़े करते रहते हैं हमेशा, दोनों में बहुत विवाद है जगह को लेकर। तो आप ये इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को देख सकते हैं। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पूरब में यहाँ पे जॉर्डन नदी बहती है, और इसी जॉर्डन नदी के नाम से एक देश है जॉर्डन। इसके उत्तर में सीरिया है और उत्तर में ही लेबनान भी है, और यहाँ पर ये मिस्र का देश अवस्थित है। तो ये कुछ देश थे जो इसके आसपास अवस्थित थे। इसके पश्चिम में ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर अवस्थित है। तो ये कुछ देश थे जो इजराइल के आसपास अवस्थित थे, और वहाँ से संबंधित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, नए 6ठी बार बने हैं ये। प्रधानमंत्री की बात हुई है तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी आप 2-4 लाइन याद रखिए। 2 अनुच्छेद याद रखिए, 74 और अनुच्छेद 75। जो अनुच्छेद 74 है ये मंत्री परिषद से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और ये लोग राष्ट्रपति की सहायता के लिए कार्य करेंगे। इसमें केवल यही बात की गई है। और जो अनुच्छेद 75 है इसमें इन मंत्रियों की, यानी प्रधानमंत्री समेत इन मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, जिम्मेदारी क्या होगी, योग्यता क्या उनकी होगी, वेतन कितने मिलेंगे, भत्ते क्या होंगे, ये सब जो बातें की गई हैं अनुच्छेद 75 में हुई है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो आपको अनुच्छेद 75 बताना है, 74 नहीं बताना है, क्योंकि 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित बातें की गई हैं। उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, ये बात कही गई है 74 में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।